स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस पे। तो आज हम देखेंगे सीटेट में हम आपको क्लास दे रहे थे इंग्लिश की, तो इसी में हम आपको बताएंगे सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन। बाल विकास सीडीपी पढ़ाएंगे और इन्वायरमेंटल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट की तैयारी के लिए पहला क्वेश्चन आपका हम दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना के में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, उनका जो वाइगोत्स्की के जो समाज संरचना सिद्धांत था उसके अनुसार आप उनके किस सिद्धांत को वरीयता देंगे। उन्होंने कौन सा सिद्धांत बताया था जिसको आप वरीयता देंगे, तो उनका है सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट उन्होंने बताया था वाइगोत्स्की ने, तो उसी के माध्यम से हम पढ़ाने के दौरान इसका प्रयोग करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब यह है कि पढ़ाने के दौरान हम चार्ट है, पेपर है, इमेजेज है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं सहयोगी प्रोजेक्ट। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, देखिए इसको समझिए, वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है। हर बच्चा क्लास में जैसे 40-50 बच्चे हैं तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इसको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। इससे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब हर तरह के अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ये नहीं है। बच्चों को उनके अंकों के आधार, अंकों तो बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, ये भी नहीं है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए क्या करना है, बच्चों से बात करना है और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है। आकलन उद्देश्य होते हैं यदि, आकलन उद्देश्य होते हैं यदि क्या हो, तो इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये नहीं है। आकलन करना मतलब क्या सीखा है, कितना जाना है, उसका पता लगाना। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त होते हैं। कब उद्देश्य ये बन पाते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धता में अंतर करने के लिए, तो ये केवल, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा, सॉरी इसमें गलत होगा, सी वाला टिक होना चाहिए, इसमें बी होगा ऑप्शन आपका। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देखिए हम गलती बाई मिस्टेक टिक हो गया ये, तो केवल एक बार होना चाहिए नहीं। आकलन का ये उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त हो। विद्यार्थियों को उन्हें क्या सीखा उसका फीडबैक मिले और शिक्षकों ने क्या सीखा इसका, तभी आकलन के उद्देश्य पूरे होते हैं। इसका आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। देखिए अगला है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका बतानी है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये बताना है। 2005 की जो परिचर्चा, राष्ट्रीय परिचर्चा हुई थी शिक्षा संबंधी, तो उसमें क्या शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आप देखिए सत्तावादी नहीं होना चाहिए, हाँ, अधिनायकवादी भी नहीं चाहिए, अनुमति परक नहीं, सुविधादाता। शिक्षक की सुविधा होना चाहिए, भूमिका सुविधा देने के लिए। बच्चों कितनी सुविधाएं दे सकते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, अच्छा ये खोजें इस चीज़ को बता देती हैं कि एक अलग तरह के बच्चों से भरी हुई कक्षा कि शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं कि छात्रों ने कितना सीखा, के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन होगा एक आपका होगा। ठीक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर पर भार बढ़ा होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। काल्पनिक लक्ष्य भी नहीं है। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, उन बच्चों को शामिल करना काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, भार भी नहीं बढ़ाएगा। जिसमें इसमें 36 का आपका आंसर होगा, अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, नहीं।
शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। हमको स्पेशल ध्यान देना चाहिए उन बच्चियों की ओर जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जिनको सामान्य तरह से समझ में नहीं आता है। अगला है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव की को बढ़ाती है। तो ये कथन सही है गलत है? वैयक्तिक विभिन्नता होती है हर विद्यार्थी में, बताया हमने। तो इसमें जो अलग उनका सामाजिक परिवेश अलग है, आर्थिक अलग है, सांस्कृतिक अलग है, तो इससे अगर कक्षा जो भरी होती है तो सभी छात्रों के सीखने का अनुभव बढ़ाती है। इससे हर बच्चे को सीखने को नई चीज़ मिलती है, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। उनका सोशल, इकोनॉमिकल, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग 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 होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विभिन्न तरह के जो परिवेश से बच्चे आए हुए होते हैं, तो अपने वो उनको मौका मिलता है कि वो नई नई चीज़ें सीखें, क्योंकि हर बच्चा अपने साथ अलग कौशल लाता है, प्रतिभा लाता है, और उसका जो उसने अपने समाज में, अपने घर परिवार में सीखा होता है, सबका अलग अलग माहौल होता है, उसमें अच्छे सीखते हैं। बी ऑप्शन होगा आपका। सुनने में असमर्थ बच्चा क्या करता होता है? जो बच्चा सुनने में असमर्थ है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो आपको बताइए ABCD में क्या होगा? सुनने में जिसको दिक्कत है वो सुन नहीं पाता है बच्चा, तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन देने हैं केवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको उसके साथ अलग ही बैठाएं तभी है। नियमित जो रेगुलर क्लासेस भी उसको दी जा सकती है स्कूल में, और उसको सुविधा देंगे और हम साधन देंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कौन सी विशेषता शिक्षार्थी की है? शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाले की कौन सी इसमें विशेषता है, बताना है। आक्रामक और कंठित हो जाता है, ये नहीं है। बहुत तुनकमुराद रहती, भी है आपका सबसे बेस्ट। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है, ऊब जाता है। तो ये विशेषता है कि अगर कक्षा में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसमें कुछ मज़ा उसको नहीं आ रहा है और उसको लग नहीं रहा है कि उसको प्रेरणा मिल रही है, चुनौती मिल रही है, तो बालक बहुत जल्दी ऊब जाता है। ये गुण है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो प्राथमिक कक्षा में कैसे वो अपने अधिगम को बढ़ा सकती है? एक शिक्षिका क्या क्या करना है उसको? देखिए, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता पर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। वैसे इसमें हैं तो चारों, लेकिन आपको बेस्ट चुनना है कि कैसे हम अधिगम प्रक्रिया को बच्चों तक पहुंचाएं, शिक्षार्थियों तक पहुंचाएं। चारों में से अगर आप देखेंगे तो छोटी उपलब्धि पुरस्कार भी दिया सकता है, ये भी है, लेकिन जो राइट आंसर है आपका डी है। डी क्यों है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इससे कोई छोटी सी बात है उसको सिखाने के लिए जीवन का ही उदाहरण या कोई उदाहरण दे करके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है, दिया जा सकता है। प्रतियोगिता नहीं है ना, ये सब तो हैं, लेकिन इसमें आंसर आपका नहीं होगा। बेस्ट आंसर बताना होता है आपको। अगला है, ये हो चुका है, देखिए डी ऑप्शन होगा। 11वां है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है। अब ABCD दिया हुआ है तो उनका साइकोलॉजी के आधार पर पढ़िए। इसमें देखिए, बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं। बच्चों में बहुत वो होती है, किसी ज्ञान को, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। प्राप्तकर्ता निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय होते हैं, तो ये तो नहीं है। बच्चे समाधान करता है, ठीक है, समाधान कर लेते हैं, बी है आपका। और बच्चे वैज्ञानिक ये भी है, वैज्ञानिक है, बी के बाद सी भी है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, पर्यावरण में नई नई चीज़ें खोजते हैं, खोजना चाहते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, होगा B, C और D। BCD किस में है?
ये आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सबसे प्रभावी विधि पूछा गया है। अच्छा, नीचे से देखेंगे, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग कर। देखिए, दंड का तो किसी हिसाब से नहीं करना चाहिए। और क्या है, पुराने प्रत्ययों ने किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, ये भी नहीं है। तो और क्या करना चाहिए, सी है, बच्चों की बुद्धि का, ताकि उनका समग्र विकास हो, उनमें सोचने समझने चीज़ों को जानने। संप्रत्यात्मक मतलब यही होता है, हर चीज़ को समझने सोचने जानने की क्षमता का विकास करने के लिए बहुत से उदाहरण देना चाहिए और तर्कशक्ति उपयोग के लिए उनको प्रोत्साहन कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कब सीखते हैं बच्चे ज़्यादा प्राथमिक स्तर तक के, ये बताना है कब सीखते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो, नहीं नहीं नहीं, मोनोपोली नहीं चलेगी। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित समझ कुशलताओं का ध्यान केंद्रित होता हो और बल लिया जाता हो। तो ये है 13वां, ये हो सकता है। और क्या है, जहाँ शिक्षक सारे अधगमों में आगे होता हो और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता हो। देखिए, विद्यार्थियों से निष्क्रिय नहीं रहना है, विद्यार्थियों को भी सक्रिय बनाना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन आपका ए है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। संवेगात्मक मतलब होता है संवेग, जैसे क्रोध, दुख, हृदय के भाव, जिसको आप समझें, भावनाओं को जो समझने वाला संवेग, और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ बच्चों को इमोशनली, भावुकता को समझ करके, उनकी अंदर की जिज्ञासा को जानकर, उनको समझ करके अंदर, ठीक है, किस तरह का बच्चा है, कैसे क्या है, उसके माइंड को पढ़कर, उसकी भावना को समझ के, उस माहौल में उसको लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, कि बच्चे को समझा गया कि वो कुछ महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने लिखने वाला ये ज़्यादा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो जहाँ संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जहाँ बच्चे की भावनाओं को, उसको व्यक्तिगत रूप से समझा जाता है, तो वहाँ सीखने की प्रक्रिया सबसे सरल होती है, सहज होती है। देखिए 14 नंबर देखेंगे, इसमें क्या है, एक बच्चा खिड़की के सामने कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, क्या कहता है, एक पक्षी, इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। वो देख रहा है पक्षी, कौवा उसने देखा, और उसके मुंह से क्या निकला, एक पक्षी। तो इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चल रहा था, क्या आप उस बच्चे के बारे में जान पाए। तो 14 का क्या होगा, बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित हो चुकी है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका, वो ये पहचानने लगा है कि ऐसे पक्षी हो टाइप, जैसे उड़ने वाली चीज़ें होती है उसको पक्षी कहते हैं। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, पहले से भंडारित नहीं होती हैं, इसमें आपका हो जाएगा पहले से भंडारित, बच्चे पहले से भंडारित नहीं होते, एक क्रॉस हो जाएगा, बी और सी रहेगा। पहले से भंडारित नहीं रहे ये होती हैं, उसने ये उस पक्षियों को देखा था, पक्षी उड़ने वाली चीज़ है, तो उसने इसका प्रत्यय विकसित हो चुका था और उसने अनुभव के आधार पर बताया ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करके प्रोत्साहित कर सके। मतलब ऐसा कि इन चारों में से क्या ऐसा कहना है जिसके अंतर्गत बच्चा खुद ही प्रोत्साहित हो जाए, ऐसा क्या शब्द कहना है। चारों देखिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लेना, चलो इसे उसके करने से पहले ये काम समाप्त कर लेना, ये नहीं है। तुम उसके जैसा कार्य क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया, दूसरे से तुलना नहीं करनी है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, ठीक, और है इसे करने की कोशिश करो, सीख जाओगे। तो भीतरी प्रेरणा के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, डी होगा,
ठीक है, डी होगा। सी वाला भी हो सकता है, लेकिन आपका डी बेस्ट ऑप्शन है। इसे करने की कोशिश करो, सीख जाओगी। तो पहले और दूसरे वाक्यों में तो तुलना हुई है, दूसरे तुलना नहीं करके बताना है। और तीसरे में प्रलोभन दिया गया है। चौथा है इसे कर, ऐसा सिखाना है बहुत ज़्यादा, तो कहेंगे इसे करके देखो, सीख जाओगे। अगला देखेंगे, चलिए 16वां देखेंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकती है? विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक मतलब उनको हम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, अधिगम के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करना है कैसे? उसमें चिंता और डर पैदा करके तो नहीं है भैया। प्रतियोगात्मक परीक्षण से ये भी नहीं है। साफ दिखाई पड़ने वाले देकर जैसे टॉफ़ी नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। खुद भी हमको लक्ष्य निर्धारित करना है कि किस तरह कैसे पढ़ाना है, और निपुणता पाने में उन्हें मदद करके उनको निपुणता पाने में मदद करना है, इस प्रकार से उत्साहित करना है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों को क्या चीज़ करना होगा जिससे वो मोटिवेट हों, उत्प्रेरित हों। ठीक, 17 नंबर का, ऐसे काम करने के लिए जिससे यहाँ से देखेंगे, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। अंक से मतलब नहीं है, अंक पाना, अंक ही दिलाना ये अधिगम का विद्यार्थियों का लक्ष्य नहीं होना दिलाना चाहिए। दंडात्मक उपयोग भी नहीं होना चाहिए, रटकर भी नहीं होना चाहिए। रटना, दंड देना और अच्छे नंबर पाना, ये सब निगेटिव बातें, नकारात्मक बातें हैं शिक्षण में। रटाना, दंड देना, या हम अच्छे नंबरों के लिए पढ़ें या पढ़ाएं बच्चों को, ये कहना, तो ए होगा। क्या होगा ए क्यों होगा? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। देखें कौन सा उदाहरण प्रभाव विद्यालय की प्रथा का है? विद्यालय की प्रथा का कौन सा उदाहरण है? इसमें है व्यक्ति सापेक्ष कक्षा, शारीरिक दंड नहीं है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन में नहीं, प्रतियोगात्मक कक्षा नहीं है। विद्यालय की प्रथा का है व्यक्ति सापेक्ष कक्षा, की मतलब हर बच्चे पर विशेष ध्यान देना, सी है। व्यक्ति विकास का अगला है सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है ना, ये है सिद्धांत। ये बताता है कि कैसे विकास कैसे आगे से बढ़ता है। सिर देखिए इसी में है, सिर पदाधिमुख, इसका है सिर से पैर की ओर। सी है सिर से पैर की ओर। सिद्धांत ये बताता है कैसे विकास बढ़ता है आगे। अगला, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास करना है तो सबसे अच्छा समय है ना, जिसमें बच्चे में विकसित हो भाषा के प्रति समझ, भाषा को वो इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से सीखे। तो 20 का क्या होगा? मध्य बचपन नहीं होगा। जन्म पूर्व का समय कहाँ जन्म पूर्व सीख जाएगा? वयस्क का भी नहीं होगा। प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ये सरल क्वेश्चन है, प्रश्न सरल है। देखिए अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, 6 साल की बच्ची है, तो अब ये संभावना है कि वो खिलाड़ी बने। क्या होगा इसके पीछे बताना है आपको, क्या कारण है? अनुशासन और पौष्टिकता नहीं, स्वास्थ्य और परीक्षण भी नहीं है, विकास और ये नहीं है। अब अनुमान, जब माता पिता दोनों ही जब खिलाड़ी हैं
तो बच्चे में वो गुण आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसे माता पिता दोनों ही शिक्षक हों तो इस चीज़ की संभावना है कि बच्चे भी शिक्षा के प्रति, पढ़ाने के प्रति उसकी रुचि, क्योंकि वो दोनों लोग ही बराबर बात यही पढ़ाई, बच्चे आज आए थे, आज शिक्षा संबंधी ये हुआ था, आज स्कूल में ये हुआ था। स्कूल, शिक्षा, विद्यार्थी इस तरह से ही बातें करेंगे जिस परिवेश के माता पिता हैं, तो बच्चे पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आनुवांशिकता है ये पहली बात। तो ये संभावना है कि वो खिलाड़ी ही बनेगी और पर्यावरण ऐसा मिल गया है उसका। कौन सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? 22वां नंबर है। सामाजिकरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, विद्यालय है और पास पड़ोस है। ठीक, प्राथमिक तो सामाजिकरण का कारण परिवार है। प्राथमिक सबसे पहला सामाजिकरण तो बच्चे का वहीं से शुरू होता है। और गौड़ रूप से आप बच्चा कहाँ से सीखता है? भाई सबसे पहली चीज़ तो परिवार सीखता है। दूसरे नंबर पे कहाँ सीखता है? दूसरा नंबर सीखता है विद्यालय से और पास पड़ोस से सीखता है। ठीक है, कोई भी बच्चा है, अपने आस पड़ोस का माहौल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या बताना है? ये होगा आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बी। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल, ये सही तो दोबारा हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के कितने सोपानों के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कितने सोपान के अंतर्गत इसको बांटा गया है। जो ये तथ्य है इसको देखिए, इसको सी है, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन, ये होगा सी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन सी क्या आवश्यक है? जीन पियाजे शिक्षाविद के अनुसार सीखने के लिए क्या चीज़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने जो बताई है, उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया है? शिक्षकों और माता पिता पूर्ण नहीं है, ईश्वर पर नहीं दिया, वयस्कों के। जीन पियाजे ने बताया शिक्षक को शिक्षार्थी की द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन, पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन ही अधिगम के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है और वे इसका अनुपालन करते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने वाले विविध जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? समावेशन और समायोजन। थोड़ा कठिन प्रश्न है, ठीक है, समायोजन और समावेशन। अगला, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर वो सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसमें खोज को वो प्रोत्साहन देता है। खोज आएगा, ए ऑप्शन होगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत क्या बताता है? वो ये बताता है कि क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। अरे सॉरी, इसमें सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, बाई मिस्टेक लग गया कि डी, तो इसमें है क्षमता भाग्य कैसे होगी? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है क्या, वो ये बताता है कि जो उसको पढ़ाना है उसको उसकी एक से अधिक विधियों बनाए, कैसे क्या पढ़ाना है, और उसकी रूपरेखा बनाकर छात्रों को सिखाए। ठीक है, अब है अगला, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम,
एक 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अपने आप से बात कर रही है 5 साल की लड़की, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन पढ़िए। ये होगा बी। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेववात्स्की इसकी चर्चा बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अच्छा, जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित है और लेव वाइगोस्की कहेंगे कि निजी भाषा के रूप में उसने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए अगला प्रश्न है, लिंग क्या है? लिंग क्या है? जैविक सत्ता है, सहज गुण है, शारीरिक रचना है कि सामाजिक रचना है? सरल है, लिंग एक शारीरिक रचना है, ठीक है, सामाजिक रचना नहीं, शारीरिक है। शारीरिक रचना के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। चलिए पर्यावरण अध्ययन देखेंगे सीटेट का। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं तो इसको समझिए आप अच्छे से। इसी ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में, ठीक। दिए गए जीवों के समूह में किसकी श्रेष्ठ दृष्टि होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? अच्छा, तो ये बताना है कि सबसे अधिक दृष्टि किसकी होती है? किसकी होती है? अब तक समझ लिया होगा आपने। देखिए, चील, गरुड़ और गिद्ध आकाश में उड़ते हैं लेकिन नज़र सबसे तेज ज़मीन पे रखते हैं, ठीक है, दूर तक। अगला है, आपको ये क्या दिया हुआ है, देखिए, पहचान करनी। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक। उसमें कुछ नया नहीं उगाया जाता। उस भूमि को बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है और भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है। तब छोटा सा हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक। ये किस खेती का प्रकार बताया पूछा गया है, ये किस खेती का प्रकार है? तो भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देना, ये झूमिंग खेती होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में झूमिंग खेती बहुत प्रसिद्ध है। जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 राज्य, उनमें बहुत होती है। अगला देखेंगे, जब कोई सपेरा कोई अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो कैसे कर रहा है? 63 का आपको बताना है। गति को देखकर नहीं है छात्रों, सूंघकर भी नहीं है, और ध्वनि को सुनकर। सांप सुन नहीं सकता। देखिए क्या कारण है इसका, कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वो इधर उधर चिल्लाता है। परिवार इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो पता है, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता होंगे और उनके 2 बच्चे होंगे, तो यह कथन कैसा है? परिवार की परिभाषा के रूप में कैसा है? 64 नंबर बताइए, पर्यावरण अध्ययन। ये कैसे, कोई ये जरूरी थोड़ा है कि माता पिता और उनके 2 बच्चे हों, ठीक है, बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो ये परिवार परिभाषा नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल वर्गीकरण एक ही प्रकार में, ये परिभाषा परिवार की ठीक नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन ऐसा है आपका सही है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अमाशय रस की प्रकृति पूछा गया है। ये अम्लीय होती है। अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। चलिए अगला बताइए, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, दवाओं के गुण रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के, तो मतलब बच्चों ने अपने हिसाब से कहा, उनसे अलग तरह से वर्गीकरण करने को कहा, लेकिन बच्चों ने अलग, छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां, हाँ, और दवाओं वाले गुणों वाली पत्तियां बिना उस तरह से कर दिया। तो इस तरह का जो शिक्षक ने
को सही और एक को गलत बताया, तो ये कैसा दृष्टिकोण है, अब आपको बताना है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है और इसका एक ही सही उत्तर होता है। बच्चों ने अलग अलग दे दिया। यह क्रियाकलाप पत्तियों में सूचना संग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। वर्गीकरण करने को कहा था उन्होंने कि तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा, बाकी गलत है। चलिए अगला देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? कौन से विचार आपको ध्यान रखेंगे आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप कराने हो जब? तो ग्रुप में कोई एक्टिविटी करानी है तो क्या करेंगे हम? तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये तो करेंगे। चलिए और क्या करेंगे? लड़के लड़कियों को समान रुचिकर लगे, ठीक है, सही है। और इसमें मूल्यवान सामग्री लगी नहीं, ये मतलब नहीं है, मूल्यवान सामग्री से मतलब नहीं है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे, सही है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी नहीं होगा। मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस क्रियाकलाप कोई कराना है सामूहिक तो उसमें ये जरूरी नहीं मूल्यवान सामग्री हो, तो ए बी डी का आंसर हो गया। अगला देखिए 68। निम्नलिखित सभी पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है बताना है। एक कथन समूह से अलग है, लेकिन कौन सा सही नहीं, एक कथन सही नहीं है, इसे बताना। प्राणों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, नहीं। बच्चे पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग करके सीखते हैं, मतलब सही है ये। बच्चे अपनी क्षमताओं से अधिक सीख सकते हैं, ये है। सामंजस्य और सहयोग भी मिलता है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते, ये भी सही है। ये डी सही नहीं है, मतलब आपका कौन सा इसमें बताया सही नहीं है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये सही नहीं है कि सामूहिक क्रियाकलापों के कारण ही अच्छे उनको नंबर आ सकते हैं, ठीक, गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कक्षा की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित किस कौशल के आकलन की संभावना रही नहीं है? इस प्रश्न के माध्यम से कौन सा प्रश्न कौशल नहीं प्रदर्शित होता है? तो इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछना है, चर्चा हो जाएगी, इसमें अभिव्यक्ति भी हो जाएगी, प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग कैसे होगा कि वयोवृद्ध लोगों से पूछना है कि वो जवान थे तो कैसी थे, क्या क्या माहौल था उस समय, तो ये प्रश्न भी पूछना हो गया, चर्चा भी हो गई, अभिव्यक्ति भी हो गई, प्रयोग नहीं हुआ। इसमें प्रयोग कहाँ हुआ? क्योंकि पुराना अनुभव पूछा गया है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक की शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है? इसमें क्या होगा? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, इसका अभिप्राय नहीं है। बच्चों को पुनर्चक्रण और का समझने देने, ये तो अवसर है, ये भी है। कूड़े से बनी, ये भी है। बच्चों में सृजनात्मक विकास करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करने का मतलब मत नहीं है। जब कह रहे हैं पुरानी रद्दी चीज़ों से कुछ सामग्री आप बनाइए, तो ये नहीं छांट रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन बना सकता है, श्रेष्ठ नहीं छांट रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा। इन प्रश्नों को पूछ करके, इन प्रश्नों से जो उत्तर मिलेगा उससे क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई। अब योजना बनाई कितनी,
अच्छा, मैंने योजना का अनुसरण कितना किया, ठीक। मेरी शक्तियाँ क्या थी, मैंने सचमुच कितना कठिन लगा। तो इसमें बच्चों का स्वयं मूल्यांकन तो नहीं हो रहा है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, ये भी नहीं है। ये चारों प्रश्न अगर आप देखेंगे तो बच्चे ये शिक्षक के स्वयं के मूल्यांकन के लिए को प्रदर्शित कर रहे हैं। शिक्षक स्वयं से क्या पूछ रहा है, मैंने क्रियाकलापों की कितनी योजना बनाई, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मैंने सचमुच कठिन मुझे क्या लगा, मुझे क्या कठिन लगा, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। ठीक है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? पशुओं को रंगना है जो, लेकिन वो हम पशु हमारे घर में नहीं रहते हैं, उनको बताया, उनको आप रंगे जो घर में हमारे नहीं रहते हैं पशु। तो ये जो एक्टिविटी जो कराई जा रही है क्रियाकलाप, इसका क्या उद्देश्य है बताइए। सृजनात्मकता का विकास, या देखिए सृजनात्मकता का विकास तो करना है, और क्या है, अवलोकन का विकास करना भी है। हुँ? और क्या है, वर्गीकरण का अवसर वर्गीकरण करेगा। डाटा संग्रह का विकास करना नहीं है। बच्चे समझ पाएंगे कि कौन सा पशु घरों में पाला जाता है, कौन सा बाहर रहता है, घरों में नहीं पाला जाता। सृजनात्मक विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, वर्गीकरण करना सीखेगा, डाटा संग्रह नहीं करना, डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा इससे। अगला है और लास्ट है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? पौधे और पशु को परिवार और मित्रों में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, मतलब ये पूछना है। इस बात को उभारना है कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को समझा करते हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, ये पिछली बार की परीक्षाओं में आया हुआ पेपर था। प्रश्न इसी प्रकार के मिलेंगे और थोड़ा सा समझाने वाले प्रश्न होते हैं जिसको समझना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने दिया, वीडियो दिया, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत थैंक यू आपका। हम सीटेट की क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। सीटेट में हम आपको इंग्लिश के तो दे ही रहे हैं, सीडीपी भी पढ़ा रहे हैं और मिल रही हैं क्लासेस आपको। ठीक है, और आज हमने आपको सीडीपी पढ़ाई और क्या इन्वायरमेंट पढ़ाया, पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन बताए आपको। ठीक, और चलिए लाइक करिए, शेयर करिए और फिर वीडियो देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे। हम अपना तो भरपूर करेंगे प्रयास, आप भी चलिए प्रयास करिए, थोड़ा वीडियो शेयर करिए। नमस्कार।